आज हम ईएनटी का एक स्पेसिमेन राइनोस्पोरिडियोसिस डिस्कस करने वाले हैं। ये दिखता कैसा है? ये ग्रेइश वाइट मास होता है विद इरेगुलर मार्जिन्स एंड इसमें ब्लैक कलर का एरिया होता है इन द सेंटर। इसके बारे में हम देखते हैं। राइनोस्पोरिडियोसिस होता क्या है? ये क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिसीज होता है जो कि राइनोस्पोरिडियोसिस सीबेरी से होता है और मैन एंड एनिमल्स दोनों को अफेक्ट करता है। इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है? ज़्यादातर केसेस जो हैं इंडिया, श्रीलंका और पाकिस्तान से आते हैं और ऑस्ट्रेलिया से कोई भी केस रिपोर्ट नहीं किया गया है अब तक। और इंडिया में मेनली ये होता है तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हो गया, पुडुचेरी आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु केरला में। और ये डिसीज़ जो है एनिमल्स को भी इन्वॉल्व करती है, जैसे कि काउस को, बर्ड्स को, हॉर्सेस को, म्यूल्स को और डॉग्स को। जबकि मैन एंड एनिमल्स अगर सेम इन्फेक्टेड पॉन्ड्स शेयर करते हैं तो उससे वो मैन में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। इसका ईडियोलॉजिक एजेंट क्या होता है ये तो अभी तक पता नहीं कर पाए हैं हम, लेकिन इसको हम कल्चर भी नहीं कर पाए, इसलिए फिर भी अगर हम कुछ कंसिडर करें तो ये ज़्यादातर प्रोटोजोन या फिर फिश पैरासाइट समझा जाता है जो कि बिलोंग करता है ड्रिप क्लेड को। क्लेड मीन्स एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है जो कि कॉमन एंसेस्टर्स को शेयर करता है। कॉमन एंसेस्टर्स और सारे डिसेंडेंट्स उसके सेम हो तो उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम क्लेड बोलते हैं। तो ड्रिप में क्या क्या इन्वॉल्व होगा? डर्मोसिस्टीरियम, रोजेट एजेंट, आई से इक्थायोफोनस एंड पी से सोरोस्पर्मम। डर्मोसिस्टीरियम, रोजेट एजेंट, इक्थायोफोनस एंड सोरोस्पर्मम। अब इसकी लाइफ साइकिल हम देखते हैं। तो लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होते हैं। ट्रॉपिक स्टेज होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम होता है और थर्ड स्टेज होता है प्रोडक्शन ऑफ एंडोस्पोर्स। तो सबसे पहले आता है ट्रॉपिक स्टेज। ट्रॉपिक स्टेज में क्या होता है कि एंडोस्पोर जो है ओवली राउंडेड होता है और 6 to 8 माइक्रोमीटर होता है साइज में। उसका साइटोप्लाज्म क्लियर होता है और उसमें एक वेजिकुलर न्यूक्लियस होता है जिसमें एक न्यूक्लियोलस भी होता है और एक काइटिन की कवरिंग होती है। अब ये जो एंडोस्पोर है वो धीरे धीरे साइज में इंक्रीज होने लगता है और साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना शुरू कर देता है और न्यूक्लियस को भी, जिससे कि स्मॉल एंडोस्पोर्स फॉर्म होते हैं सेवरल डिविजन्स के बाद। और ट्रोफोसाइट जो है एक लार्ज ट्रोफोसाइट बन जाता है और फिल हो जाता है वो यंग एंडोस्पोर्स से। तो इसकी फिगर हम देख सकते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे एक काइटिनस वॉल है, क्लियर साइटोप्लाज्म है और बीच में वेजिकुलर न्यूक्लियस है विद अ न्यूक्लियोलस। तो ये एक ट्रोफोसाइट की फिगर है। नाउ नेक्स्ट इसका होता है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम में क्या होता है कि मैच्योर ट्रोफोसाइट जो है फिर बाद में स्पोरेंजियम में डेवलप हो जाता है। एक स्पोरेंजियम में 200 to 250 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है और उसमें 12,000 से लेकर 16,000 तक एंडोस्पोर्स होते हैं। स्पोरेंजियम की वॉल थिक होती है जिसमें 2 लेयर्स होते हैं, आउटर काइटिनस होता है और इनर सेल्यूलोज लेयर होता है। तो ये एक स्पोरेंजियम का डायग्राम है जिसमें आउटर काइटिनस और इनर सेल्यूलोज लेयर शो किया गया है जो कि दोनों वॉल फॉर्म कर रहे हैं और अंदर बहुत सारे एंडोस्पोर्स हैं। इसका काउंट किया होगा 12,000 से लेकर 16,000। इसमें एक थिक वॉल होती है, ये तो हमने देख लिया। एंडोस्पोर्स अपना मैच्योर होते हैं म्यूकॉइड और काइटिनस वॉल के फॉर्मेशन के साथ। जब 2 वॉल फॉर्म हो जाती है तो फिर ये एंडोस्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं। स्पोरेंजियम जो है थाउजेंड्स ऑफ एंडोस्पोर्स से फिल्ड होता है, जैसे कि हमने देखा 12,000 से 16,000। और एक जर्मिनल पोर डेवलप करता है ये, जो कि बर्स्ट होने के लिए रेडी होता है और एंडोस्पोर्स को वो लिबरेट करता है जर्मिनल पोर। ठीक है, अब एंडोस्पोर्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, दूसरा पार्ट है इसका। थर्ड स्टेज है प्रोडक्शन ऑफ एंडोस्पोर्स। तो स्पोरेंजिया जो एंडोस्पोर्स से फिल्ड अप होता है उसमें एक हाई इंटरनल प्रेशर डेवलप होता है और फिर वो रप्चर हो जाता है, जिससे कि वो एंडोस्पोर्स को लिबरेट करता है सराउंडिंग टिश्यू में। और अगर इंटरनल प्रेशर बहुत हाई नहीं होता है तो स्पोर्स एक के बाद एक फिर लिबरेट होते हैं बिना वॉल को ब्रेक किए।
अब लिबरेशन के बाद एंडोस्पोर्स अपनी खुद की लाइफ स्टार्ट करते हैं ट्रॉफिक स्टेज से, मतलब फिर से वो साइकिल रिपीट होती है। ट्रॉफिक स्टेज, फिर स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा, फिर अगेन प्रोडक्शन ऑफ एंडोस्पोर्स होगा। तो ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल जैसा हो गया। अब कुछ एंडोस्पोर्स जो है लिम्फेटिक चैनल्स में भी कैरी किया जाता है, जिससे कि वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं और डिससेमिनेटेड फॉर्म ऑफ डिसीज़ को शो करते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे डिसीज़ फैल जाती है। तो उसकी हम फिगर देख सकते हैं 28.4b में। तो ये जैसे हम देख सकते हैं कंजक्टाइवा भी इफ़ेक्ट हो गया है, नियर्स भी इफ़ेक्ट हो गया और टंग भी इफ़ेक्ट हो गया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक पॉलीपॉइडल मास है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है नियर्स से या नॉस्ट्रल से। तो ये राइनोस्पोरियोसिस का प्रेजेंटेशन है। ये हिस्टोलॉजिक डायग्राम है। इसमें राइनोस्पोरियोसिस शो किया गया है ब्लू एरो से, जो कि मिक्स्ड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इवोक कर रहा है। और सेकेंड डायग्राम में ये भी हिस्टोलॉजिक है, इसमें ब्लू एरो शो कर रहा है, जिसमें कि एक स्पोरेंजियम है और इमेच्योर स्पोरोब्लास्ट उसमें फिल्ड अप है पेरीफेरी में, और सेंटर में जो है मैच्योर स्पोरोब्लास्ट हैं जो बड़े साइज़ के हैं। ठीक है, तो हमारा थर्ड स्टेज का डायग्राम कुछ ऐसा होगा। एंडोस्पोर्स यहाँ पे बर्स्ट आउट होके पोर से निकल रहा है, जर्मिनल पोर से, और रप्चर ऑफ स्पोरेंजियम हो रहा है एंड रिलीज ऑफ एंडोस्पोर्स। तो ये पूरी लाइफ साइकिल हो गई है राइनोस्पोरियोसिस की। ट्रोफोसाइट, स्पोरेंजियम एंड प्रोडक्शन ऑफ एंडोस्पोर्स। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है? क्लिनिकल फीचर्स में मोस्टली ये तो अफेक्ट करता है नोज़ और नेज़ोफेरेंक्स को, लेकिन बाकी साइड्स भी अफेक्ट हो सकती है, जैसे कि लिप में आ सकता है, पैलेट में आ सकता है, कंजक्टाइवा आँख में आ सकता है, एपिग्लॉटिस में जा सकता है, लैरिंग्स के कवरिंग में, और साथ में लैरिंग्स में भी जा सकता है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई में जा सकता है, स्किन में, वल्वा में और वजाइना में भी जा सकता है। नाउ डिसीज़ जो एक्वायर्ड होती है वो कंटेमिनेटेड वाटर से होती है, पॉन्ड्स के, और जो कि एनिमल्स भी कांटेक्ट में आते हैं जिसके। और नोज़ में ये डिसीज़ जो है एक लीफी पॉलीपाइडल मास के तरह प्रेजेंट करती है, जो कि पिंक कलर का होता है, पिंक से पर्पल कलर का होता है। और वो नेज़ल सेप्टम से या तो अटैच रहेगा बीच में नेज़ल सेप्टम से, या फिर लेटरल साइड में लेटरल वॉल से अटैच रहेगा। और कभी कभी ये जो मास है ना वो नेज़ोफेरिंक्स में भी एक्सटेंड कर जाता है और सॉफ्ट पैलेट के पीछे हैंग कर सकता है, वो वहाँ पे लटक सकता है। और मास बहुत वस्कुलर होता है, बहुत इसमें ब्लड वेजल्स प्रेजेंट रहती है, और टच करने में वो तुरंत ही ब्लीड करने लग जाता है। उस मास का जो सरफेस है ना वो वाइट डॉट्स से स्टडेड रहता है, बहुत सारी वाइट डॉट्स रहती है उसमें, जो कि स्पोरेंजिया को रिप्रेजेंट करती है। अब अर्ली स्टेजेस में क्या होता है कि पेशेंट नीज़ल डिस्चार्ज की कंप्लेन कर सकता है, जो कि अक्सर ब्लड टिंज्ड रहता है, मतलब ब्लड उसमें मिक्स रहता है, और नीज़ल स्टफीनेस रहता है, मतलब नीज़ल स्टफ रहता है उसमें। और कभी कभी फ्रैंक एपिस्टेक्सिस भी ओनली प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है, सिर्फ एपिस्टेक्सिस होता है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं इसका? राइनोस्पोरियोसिस का बायोप्सी से करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पोरेंजिया दिखते हैं ओवल या राउंड शेप के, जो कि स्पोर्स से फिल रहते हैं, और वो दिख सकते हैं काइटिनस वॉल को बर्स्ट करके भी। और ये अभी तक ऑर्गेनिज्म को कल्चर नहीं किया गया, इसको पॉसिबल ही नहीं हुआ है कल्चर करना, और इसको एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में इस डिसीज़ को ट्रांसफ़र करना भी पॉसिबल नहीं हुआ है अभी तक। अब ट्रीटमेंट कैसे करते हैं राइनोस्पोरियोसिस का? इस मास का कंप्लीट एक्सेशन कर देते हैं, पूरी तरह से हम इसे काट देते हैं डायथर्मी नाइफ से। डायथर्मी मीन्स क्या? एक टेक्निक होती है जिसमें कि हीट का प्रोडक्शन करते हैं हम एक बॉडी पार्ट में हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट से, जिससे कि अनहेल्दी टिश्यू जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो अनहेल्दी टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम हीट प्रोडक्शन करते हैं बॉडी पार्ट में, इसको हम डायथर्मी बोलते हैं। तो डायथर्मी नाइफ से करते हैं, और उसके बेस का कॉटराइजेशन करके करते हैं। कॉटराइजेशन मीन्स व्हाट? कि स्किन को हम बर्न कर देते हैं, या फ्लैश को, जो वॉन्ड की स्किन है, हीटेड इंस्ट्रूमेंट से बर्न करते हैं, ताकि ब्लीडिंग प्रिवेंट हो जाए, या फिर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। अब रिकरेंस हो सकता है राइनोस्पोरियोसिस का सर्जिकल एक्ससिजन के बाद। बहुत सारे ड्रग्स इफ़ेक्टिव नहीं होते इस डिसीज़ के अगेंस्ट। डेप्सोन ट्राई किया गया है, इसमें कुछ सक्सेस मिली है इसके लिए। तो ये था राइनोस्पोरियोसिस का स्पेसिमेन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।